सो हाय प्रियांशु भाई, कैसे हैं आप? हेलो मानस, मैं अच्छा हूँ। तो आप क्या सबको एक बार अपना इंट्रो देना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु हूँ और मैं बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। करंटली कंप्यूटर साइंस कोर्स में एनरोल हूँ और मैं करंटली रूटिक्स कंपनी में फुल स्टैक डेवलपर का काम कर रहा हूँ। ओके, सो प्रियांशु भाई मेरे क्लासमेट भी हैं, हम लोग सेम सेक्शन में पढ़ते हैं। और सो प्रियांशु भाई, क्या आप अपनी एक छोटी सी स्टोरी हमको बताना चाहोगे शॉर्ट में, कि आप कहाँ से हो, आपने कैसे शुरू किया, और आज आप थर्ड ईयर में एक फुल स्टैक डेवलपर के रोल पे हो, बहुत ही अच्छा अर्न भी कर रहे हो, सब कुछ आपका सही चल रहा है, तो आपने कैसे शुरू किया, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? तो आप हमारी ऑडियंस पे एक छोटे क्रक्स में बताना चाहो तो। ओके, सो मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली कॉलेज टाइम से पहले, जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी और फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करता गया। उसके बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट मैंने सीखा। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग में मैं बहुत दिन तक फ्रीलांसिंग फील्ड में काम किया। उसके बाद ऐसे ही करते करते एक दिन मैं मतलब एक कंपनी में मैंने काम किया और वो धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती गई। फिर वहीं पे मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बीच में मैंने एक इंटर्नशिप भी की ड्रॉप डाउन कंपनी में और अभी तो करंटली फुल स्टैक डेवलपर हूँ। ओके, सो भाई आपने थर्ड ईयर में रहते रहते, थर्ड ईयर से पहले से आपने बताया कि आप पहले से करते हुए हो, तो आपको कैसे पता लगा कि मतलब जैसे हम लोग थे 10th 11th 12th में, तो हमको तो उस समय केवल पढ़ाई है, मैथ, भाई उस समय मैथ ही नहीं समझ आती थी, हम लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगा? आप शायद आपने 11th में शुरू किया, जब भी शुरू किया आपको कैसे पता लगा कि अच्छा ये चीजें भी होती हैं? फिर आपने मतलब आपको पता कैसे लगा इन सब चीजों के बारे में? मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो आज 10th 12th में 11th में देख रहा है, तो वो कैसे फाइंड आउट करे कि अच्छा ये सब चीजें भी होती हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने स्टार्ट किया था एज ए कंप्यूटर सीखने के लिए। मैं बेसिकली कंप्यूटर के बेसिक्स फंक्शन सीखना चाहता था। तो भैया मुझको समझाने लगे, तो उनमें से ऑलमोस्ट फंक्शंस मुझे पहले से आते थे। तो भैया ने फिर मुझे सी के कुछ कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाकर दिखाया। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे नहीं पता था कि ये एज ए कैरियर में भी फील्ड है। तो मैं उसमें ऐसे ही करता गया, कोडिंग करता गया और फन के लिए करता गया। फिर मैंने एक बार एक वीडियो देखी अमन दत्तरवाल की और वहाँ पे मुझे पता चला ओ तो इसमें बहुत रुपए भी हैं। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। फिर मुझे मोटिवेशन मिला फुल स्टैक डेवलपमेंट करने का। और फिर वहाँ से बस कैरियर डिसाइड हो गया। अगर कोई अभी स्टार्ट करना चाहता है तो सही टाइम है, उसको बस बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। अपनी फंडामेंटल्स क्लियर करो और आगे इंटरेस्ट बनता जाएगा। ऐसे बर्डन की तरह मत देखो। कोडिंग एक रैट रेस नहीं है कोडिंग कोई। तो इसको इस तरह से मत देखो। जेई में बहुत रैट रेस हो गए। जेई तो भाई सबका नाइटमेयर है। ओके प्रियांशु भाई, तो हमने देखा कि आपने जेई छोड़ के आपने ऑब्वियसली इसको किया। तो आपको क्या लगता है, आप टायर 3 कॉलेज में है, जैसे टायर 3 कॉलेज के बारे में ना लोगों का बहुत होता है कि भाई केवल जेई मतलब हम लोग आईआईटीज में चले जाएं, एनआईटीज में चले जाएं, तो वही जाके हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपने टायर 3 में आने के बाद भी कैसे अपना वो मोटिवेशन बनाए रखा कि नहीं यार, मैं भले ऐसे कॉलेज में हूँ पर मैं यहाँ से भी ऐसी ऐसी चीजें करूंगा, और जो आप कर भी रहे हो, तो आपको कैसे वो मोटिवेशन मिला, कैसे आपने खुद को मोटिवेट करके रखा कि भाई मैं करता रहूंगा? एक्चुअली टीयर 3 सिर्फ लोगों ने सिर्फ एक लेबल दे दिया टीयर 3। टीयर 3 लोग कॉलेज से नहीं बनते, टीयर 3 लोग सोच से बनते हैं। यस, वेरी नाइस। इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि मैं आईआईटी में हूँ या मैं एक टीयर 3 कॉलेज में। ऑब्वियसली यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है कि हमारे जो आसपास कलीग्स होते हैं, जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, वो वहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। तो उसका ऑफकोर्स एक थोड़ा सा अंतर आ जाता है। लेकिन आजकल हम ऑनलाइन है, सब सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर है, तो एक्सपोजर तो वहां से भी हमें इनफ मिल जाता है। तो बेसिकली जरूरत है तो स्टार्ट करने की। वही ना कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है जहाँ सब कोई आपस में कनेक्टेड है। तो आप कहाँ उससे ज्यादा मतलब हाँ आपका पीयर ग्रुप मैटर करता है, पर अगर आप अपना पीयर ग्रुप बेटर करना चाहो तो ऑनलाइन आप लोगों से जुड़ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको जैसे पता होता है कि ना हमारा कॉलेज में से अपने पीयर ग्रुप की बात की, तो हम लोग अपना पीयर ग्रुप जैसे वही होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि यार चलो मान लो कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैं अपने जैसे सेम माइंडेड लोगों को ढूंढूं कैसे, कि मैं कैसे उनसे मिलूं? पीयर ग्रुप तो चलो मान लो मैं टीयर 3 या टीयर 2 में हूँ, तो मेरे को उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सही सी बात है, कॉलेज में हर तरह के लोग होते हैं, तो मैं कैसे ऑनलाइन उन लोगों को परस्यू करूं या ऑफलाइन उनसे मिलूं, मैं कैसे उन तक पहुंच सकता हूं? उन लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों को कनेक्ट करो, उनसे बातें करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको
कि मैंने कनेक्शन बना लिया है, बस कनेक्ट हो चुके हैं। उनसे लोगों से क्वेश्चन पूछो, अपने डाउट्स पूछो, हाँ। इसमें कुछ हेजिटेट करने वाली बात नहीं। और ट्विटर, अगर आप स्टार्टअप वगैरह से सोच रहे हो, स्टार्टअप फील्ड वगैरह में, तो आपको ट्विटर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइक माइंडेड पीपल्स मिलेंगे। मान लो चलो मैं थोड़ा सा शाय बंदा हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शायद अपनी चीजें ऐसे खुल के लिंक्डइन या ट्विटर पे नहीं डाल पाता, तो पर क्या अगर मैं अच्छे प्रोडक्ट्स बना के मतलब लोगों से यूनिक बन सकता हूँ, अलग दिख सकता हूँ, कि मान लो मैं अच्छे प्रोडक्ट्स बनाऊँ, तो क्या वो मेरे को फायदा करेगा? बिल्कुल सही। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाओगे, स्पेशली क्लोन ना बनाकर कुछ यूनिक प्रोजेक्ट बनाए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब डिफरेंट बेसिकली आप लोगों से अलग हो पाएंगे। और आजकल एक बहुत ज्यादा चल रहा है कि आपको प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने चाहिए, आपको बनाने चाहिए प्रोडक्ट्स। तो आप प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों से अलग निकल के आओगे। बेसिकली जो भी चीज हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग डिप्लॉय करें, होस्ट करें, उसको रियल वर्ल्ड में उतारें, ताकि लोगों को पता लगे। हाँ। आप ऐसा ही कहना चाह रहे हो? हम लोग क्या कहते हैं, एआई के बारे में आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि भाई एआई जॉब खा जाएगा। जैसे आप खुद एक फुल स्टैक डेवलपर हो, आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, सब कुछ है, तो आप इंडस्ट्री में काफी दिन से हो, जैसे आप कह रहे हो आपको 3-4 साल हो गए इसमें लगे हुए, तो कैसे मतलब आपको क्या लगता है कि एआई सच में हमारी जॉब्स खाएगा? ऐसा कुछ है डर डेवलपर्स को? देखो, ऐसा होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ। कुछ लोग पहले से डर के बैठे हैं, उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया और स्टार्ट करने से डर भी रहे हैं कि नहीं एआई आके हमारी जॉब खा लेगा। तो लोग उनकी एआई सिर्फ उन लोगों की जॉब खाएगा, क्योंकि अगर मैं डर रहे हैं तो ज्यादा ऊपर भी नहीं जा सकते। अब एआई ने मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल काम किया है। वो काम करने के लिए मैं पहले 1 मंथ का टाइम लगाता था, अब 1 वीक या फिर 2-3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। इससे तो मुझे 10x गुना बेनिफिट मिला है। अब तो कंपनीज मुझको हायर करने के लिए और ज्यादा ढूंढ रही है, ताकि मैं और जल्दी से एफिशिएंटली काम कर पाता हूँ कम से कम सैलरी में। बेसिकली एआई एक हमारा एक नया वेपन हो सकता है, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही तेज कर देगा। जिन चीजों के लिए हमको समय लगता था उसको हम लोग बहुत ही आसानी से जल्दी कर पाएंगे। कि मैं शुरू कर रहा हूँ, जस्ट इन केस मैं 11th-12th या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। बेसिकली बहुत लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके करते हैं, तो अगर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं कैसे, मान लो मैंने स्किल सीख ली, ऐसे मैंने कुछ बना लिया, अब मैं फ्रीलांस क्लाइंट्स तक पहुंचू कैसे, मैं कैसे उनको अप्रोच करूं? साइट्स तो होती हैं, पर हमको पता है फाइवर और अपवर्क में भाई काम मिलना बहुत ही कठिन है। मतलब बहुत ही ज्यादा मार्केट पूरा डिसॉल्व हो चुका है, मतलब बहुत ही लोग आ गए, बहुत कंपटीशन है। तो मैं कैसे एक यूनिक क्लाइंट तक पहुंचूं कि मैं उस पर जाके उससे एक फ्रीलांस वर्क ले सकूं? सही कह रहे हो। सबसे ज्यादा हार्ड काम होता है अपना पहला प्रोजेक्ट लेना एज ए फ्रीलांसर, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में आपको रुपए कमाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी एक प्रोजेक्ट मिल जाए। और वो प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलेगा? आप लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कर सकते हो, आप लोगों की वेबसाइट देख सकते हो, उसमें कुछ आपको बग या प्रॉब्लम मिले तो उनको टैग करो और बोलो मैं इसको सही कर दूंगा। आपको उनसे रुपए भी चार्ज नहीं करने, बस आपको फर्स्ट बार उनसे काम लेना है कुछ, फिर आगे उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको अपने आप ही अप्रोच करेंगे। आप और अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे बल्क अप्लाई करना पड़ेगा कि बहुत सारे एप्लीकेशंस डाल रहे हो। Got it. तो बेसिकली अगर मैं पिन पॉइंट करके लोगों को कोल्ड ईमेल्स करूं और उनके मतलब प्रोडक्ट्स में ही बताऊं कि मैंने आपकी वेबसाइट यूज की, उसमें मेरे को ये चीज बेटर कर सकता हूं, आपने वो करके भेज भी दी उसको बिना कुछ पैसे लिए, उसको दिखाने के लिए, तो आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि क्या सीपीडीएस इसमें एक रोल प्ले करता है एक डेवलपर अच्छा बनने में? जैसे बहुत लोग हैं कि वो सीपीडीएस दिन रात सीपीडीएस करते रहते हैं, क्या वो एक अच्छी चीज है? क्या हमको हर समय सीपीडीएस करना चाहिए, या एक इनफ ही करना चाहिए कि हमको एक आइडिया लग जाए? आपका क्या ख्याल है इस चीज पर? एक्चुअली इस बात में मेरी राय थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। पहले एक टाइम था जब डीएसए सब कुछ हुआ करता था, कंपनी जाती थी तो डीएसए को देख कर ले जाती थी। और सीपी तो एज ए आप सोच सकते हो एक फील्ड मान सकते हो, जैसे चेस है तो मैं चेस में खेल रहा हूँ, आप सीपी को भी ऐसे ही मान सकते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की पजल सोल्व करते जा रहे हैं और रैंक बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन डीएसए एज ए फंडामेंटल उसको देख सकते हो कि फंडामेंटल क्लियर कर दिया है, लेकिन उसके बाद आपको बनाने हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी है बिजनेसेस की। जो बिजनेसेस है वे भी अपनी प्रॉब्लम्स को डीएसए के रूप में दे रहे हैं उसमें। तो आगे जाके डीएसए का मेरे हिसाब से ट्रेंड है जो कम होता जाएगा, और कंपनीज फोकस करेगी कि ओके एक लेवल का डीएसए आता है यानी फंडामेंटल्स क्लियर है, उसके बाद चाहेंगे कि एक अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करके दे सके, हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और कैसे हमारे कंपनी में एक तरह से एजेंसी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ओके, तो प्रियांशु भाई आप मेरे को ये बता सकते हो कि आप एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करते कैसे हो? जैसे मान लो मैंने फ्रंट एंड सीख ली,
मान लो मैंने फुल स्टैक सीख ली, तो मैं कैसे प्रोजेक्ट्स ढूंढूं जो मेरे को पता हो कि हाँ अच्छा ये रियल वर्ल्ड में इसका कोई यूज केस है और ये आउटशाइन करने में मदद करेगा मेरे को। जैसे बहुत लोग क्लोनी बनाते हैं, फिर एंड में जाके क्लोनी बनाते हैं, पर उससे कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग, वो तो उसकी वीडियो पढ़ी है, आप पूरे ट्यूटोरियल देख के बना सकते हो। तो मैं कैसे वो यूनिक चीजें कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से मेरे को वो चीजें मिलेंगी कि हाँ ये यूनिक है, मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो लोगों को दिखेगा, अच्छा लगेगा। आपको यूनिक चीजें मिलेगी अपने आप खुद से ट्राई करने में। आप जाओ सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करो, किसी प्रोडक्ट में अगर आपको कोई कमी दिख रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन पेन पॉइंट्स को सोल्व करने की कोशिश करो। और देखो मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, जैसे आजकल एआई एजेंट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड देखो आप एआई को कैसे यूज करके अपने काम और ज्यादा आसान कर सकते हो। और ऐसे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिना एक्सप्लोर करे सपोज मैं घर पर बैठा हूँ और कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चीज ट्रेंडिंग पे है या फिर क्या चीज पेन पॉइंट्स है जो मैं यूनिकली सोल्व कर सकता हूँ। तो आप ऐसे कोई साइट्स या ऐसे स्पेसिफिक सोशल मीडिया बता सकते हो जहाँ ये अपडेट मेरे को मिलती रहे, जहाँ मैं देखता रहूँ कि अच्छा ये चीज अब ट्रेंड में चल रही है, ऐसा हो रहा है? ओके, सो प्रोडक्ट हंट पे आप जाके देख सकते हो कि क्या चीज आजकल ट्रेंडिंग चल रही है। प्रोडक्ट हंट पे प्रोडक्ट्स लोग अपने सेल्स प्रोडक्ट्स रजिस्टर करते हैं और उनको रेट करते हैं। इंडी हैकर नाम से भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी ये सब स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए है स्पेशली, और आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के आइडिया भी यहाँ से ले सकते हो। कि हम लोग बेसिकली अपने पेरेंट्स को एक कन्विंस कैसे करें, जैसे आपको भी शायद मेरे हिसाब से कभी दिक्कत आई होगी कि यार अब 11th-12th में बच्चा क्या होता है कि भाई पढ़ाई सबसे मेन है, सब मतलब मम्मी पापा को होता है कि भाई 12th तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद मतलब तुमको बोर्ड्स देने हैं, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। सो क्या आपके पेरेंट्स से कभी आपको कोई दिक्कत हुई थी कि यार मैं ये डेवलपमेंट कर रहा हूँ, दिन रात अब कंप्यूटर में लगे हुए हो, तो क्या कभी आपको कोई दिक्कत फेस हुई थी? ऐसे स्पेशली तो नहीं हुई, क्योंकि पेरेंट्स का इस मामले में कोई दबाव नहीं रहा, लेकिन जेई के टाइम पे ऑफ कोर्स मैंने छिप के कोडिंग की है, पेरेंट्स को तो नहीं पता था। तो अगर कोई जूनियर देख रहा है तो आप लोग साइड में स्टार्ट कर सकते हैं कि कुछ टाइम डिनोट कर दे। पूरा तो कोडिंग को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने सिलेबस पर भी फोकस करो और कोडिंग पर भी अभी फोकस कर लो, अगर चाहो तो ऑप्शनल है, लेकिन फर्स्ट ईयर से बिल्कुल आपको अच्छी तरह से स्टार्ट कर देना चाहिए। बेसिकली 12th तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए, हाँ 12th तक प्रॉपर करना चाहिए, उसके बाद आपका जो मन कर रहा है, आपको जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है उसको फुल टाइम कर लो और उस साइड बाय साइड फिर उसको चलो। हाँ ओके exactly. तो जैसे मान लो मैं फर्स्ट ईयर में आता हूँ, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं हमारे मन में बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं कि यार कैसे चीजें चल रही हैं, क्या कैसे होगा, तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने वो कंफ्यूजन कैसे दूर की? आप तो चलिए आपने पहले से शुरू किया था, पर मान लो एक बच्चा है जैसे मैं हूँ, अब मेरे को नहीं आइडिया इन सब चीजों का, अब मेरे को सब कोई बता रहा है कि भाई वेब भी कर लो, ऐप भी कर लो, ब्लॉकचेन भी कर लो, सीपी कर लो, डीएसए कर लो, तो मैं अपनी नीश कैसे फाइंड आउट करूँ कि हाँ मेरे को ये करना है? बहुत तरह की चीजें हो गई हैं, तो एक चीज मैं कैसे पॉइंट आउट करूँ कि हाँ मेरे को ये इस पे करना है? नीश फाइंड करने के लिए आपको एक्सप्लोर करना होगा। आप ये मत सोचो पहले से कि सिर्फ मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फिर मुझे एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है। आप लोगों को पहले एक्सप्लोर करना होगा, फिर आपको एक यूनिक किक महसूस होगी, जैसे आपको ब्लॉकचेन में हुई होगी, तो ऐसे आपको किसी न किसी में एक यूनिक किक महसूस होगी कि नहीं मैं तो इसी चीज के लिए बना हूँ या फिर मुझे इसी चीज में मजे आने लगे। तो जैसे आपने शुरू किया होगा, तो आपने एज अ फुल स्टैक तो शुरू नहीं किया होगा, तो आपने कहाँ से शुरू किया, तो आपको फुल स्टैक कैसे मिला? आप इसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करना चाहोगे? ओके, सो मैंने स्टार्ट किया था सी से तो मैं ऐसे मैट्रिक्स के, मैं अपने कोडिंग के मतलब मैं अपने जो कोडिंग के कॉन्सेप्ट थे उनको अपनी जेई में लगा रहा था, जबरदस्ती लगा रहा था। उसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते थे, तो मैं C++ से सी से प्रोग्राम बना के उनमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ और खुद से कर रहा हूँ। ये सोचने में बहुत टाइम लग रहा है, 3 दिन तक मैं एक प्रोग्राम पे टाइम लगा रहा हूँ। इन दिनों मुझे नहीं पता था कि गूगल सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने जेई के टाइम पर ही एक वेबसाइट बनाई और उसी के लिए मैंने फुल स्टैक की वेबसाइट बनाई थी, फुल स्टैक डेवलपमेंट की। कि उस पर मैं अपने मैट्रिक्स सारे दिखाता था कि मेरा किस तरह से स्कोर चल रहा है, किस सब्जेक्ट में मुझे और मेहनत करने की जरूरत है और किस हिसाब से मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो इन सब चीज के एनालिसिस के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई थी और फिर वहां से मुझे फुल स्टैक की महसूस हुआ। तो बेसिकली आप जिस चीज को कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये ढूंढो कि वो हर जगह कैसे कहीं भी अप्लाई कर लो। जैसे आपने पढ़ाई में अप्लाई कर दी सी, क्योंकि बहुत ही वैसी चीज है ना कि जो लोग नहीं करते, कहाँ मैथ कहाँ प्रोग्रामिंग, पर आपने उसको जोड़ा। सो भाई आपने जैसे आपने इतना सब कुछ बताया, आपने पूरी वेबसाइट बनाई, आपने मैट्रिक्स से कनेक्ट किया, तो आपने कौन कौन से टेक स्टैक स्पेसिफिकली आपको सबसे ज्यादा मदद करे,
जो आपको लगता है कि अगर हाँ मैंने ये सीखा तो मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ। जैसे बहुत तरह के टेक स्टैक होते हैं, लोग सीख तो लेते हैं पर यूज कोई एक भी दो करते हैं, तो आप ऐसा कोई स्पेसिफिक बता सकते हो जिससे आप लोग बहुत ही हेल्प हुई है? ओके, सो मैंने सबसे पहले सी से स्टार्ट किया था, आधी छोड़कर फिर मैं स्टार्ट हो गया था फुल स्टैक डेवलपमेंट पर। तो मैंने से फुल स्टैक डेवलपमेंट किया, फिर धीरे धीरे स्विच होकर मैंने कॉलेज में एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे AR VR एक्सप्लोर किया और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। गेम डेवलपमेंट वगैरह भी किया वहाँ पे। मैं सब चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, ऐसे नहीं कि उन सब में कैरियर बनाना था। उसके बाद मैंने AI ML भी एक्सप्लोर किया है, और जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया मेरी वो है जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, द अल्टीमेट लैंग्वेज। हाँ, तो ऑलराउंडर लैंग्वेज है। उससे फ्रंट एंड, बैक एंड और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सब चीज उसी से किया। प्रियांशु भाई, आपने ऐसे ऐप की बात की और ये सब बात की, जैसे आपने कॉलेज के ERP के लिए एक ऐप बनाया था, आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे? आपको आइडिया कैसे आया, फिर आपने ऐप कैसे बनाया, क्या टेक स्टैक उसमें यूज हुआ? ओके, इसके पीछे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैं एक स्क्रिप्ट, मतलब एक ऑटोनोमस स्क्रिप्ट लिख रहा था जिससे मैं ब्राउजर में स्क्रैपिंग कर पाऊँ। तो मुझे लगा क्यों नहीं कॉलेज की ERP के ऊपर ट्राई की जाए। तो मैंने एक कमांड चलाई और देखा लोगों की पर्सनल फाइल्स डाउनलोड होनी शुरू हो गई। मैंने देखा इसमें केस तो बहुत ज्यादा है, और कॉलेज की ERP जनरली इतनी अच्छी भी नहीं होती। इसमें 3 बार लॉगिन करना पड़ता है, फिर 2 बार हमें बाहर निकाल देता है। Being a college student, I can relate. यस, तो मुझे लगा कि क्यों ना कॉलेज के पास एक अपना मोबाइल ऐप हो जिसमें बार बार लॉगिन करने की भी जरूरत ना हो, और अच्छा UI हो बहुत ज्यादा। मैं इसे अपना हॉस्टल, हर एक चीज, अपने क्लास, टाइम टेबल, सब चीज एक जगह से मैनेज कर पाए। तो मैंने सोचा तो ऐसा था कि उसको कॉलेज में भी अप्लाई किया जाएगा। पर कॉलेज तो कॉलेज है, आई नो। फिर उसमें हाँ, आपने टेक स्टैक क्या यूज किया उसमें? उसमें मैंने यूज किया था रिएक्ट नेटिव फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड फायरबेस एज ए बैकएंड डेवलपमेंट। ओके, आपको कितना समय लगा था, आप अगर बताना चाहो तो? इसमें लगे थे 2 to 3 months। तो बेसिकली आपके लिए लर्निंग प्रोजेक्ट था, आपको पता था कि आपको इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, ना कुछ ऐसा होगा, पर आप इससे जो चीजें सीखे, क्या आपको बाद में जाके हेल्प की? बिल्कुल, बहुत ज्यादा हेल्प की है। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है प्रियांशु भाई हमारे पास आते थे, उन्होंने मेरे को भी दिखाया था कि मैं ऐसा ऐप बना रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा ऐप है। मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। अब उसके बारे में बताना चाहोगे क्या? एक भी फ्रीलांसर या किसी भी एक स्टूडेंट या किसी एक डेवलपर के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट का होना कितना इम्पोर्टेंट है? एक स्टूडेंट के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो रिज्यूमे भी अपना दिखा सकता है, रिज्यूमे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप एज अ डेवलपर और एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ जो एम्प्लॉय आप अगर देखोगे, तो आपके लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पोर्टफोलियो वेबसाइट, आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करता है कि आप किस लेवल के डेवलपर हो, और ये सब। मतलब आपने उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में, जैसे मान लो मेरे को एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करूं? लोग गिटहब डाल देते हैं, लिंक्डइन, वो तो मैं वैसे भी भेज देता हूँ, वो मेरे रिज्यूमे में भी डाला रहता है। तो मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसे आपने अपनी बनाई, तो आप अपनी वेबसाइट के कुछ स्पेशल फीचर्स और यूनिक चीजें बता सकते हो? जैसे मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो, बिसाइड्स ऑफ द डिजाइन, आपकी डिजाइनिंग तो बहुत ही अच्छी है, उसमें एनिमेशंस बहुत अच्छे हैं, पर उसमें फीचर्स ऐसे क्या क्या डाल सकता हूँ मैं ताकि वो स्टैंड आउट करे? 2 चीजें हैं। ये तो आपके पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आपके लेवल का उसमें पता लग पाए, या फिर आपके पोर्टफोलियो ही ऐसी होनी चाहिए कि एक बार वेबसाइट को स्क्रॉल करके पता चल जाए कि किस लेवल का डेवलपर है। तो आप उस अपनी पोर्टफोलियो में एनिमेशंस लगा सकते हैं, और बिसाइड एनिमेशन, जैसे आपने पूछा, आप उसमें यूनिकली तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पोर्टफोलियो देखी थी, तो वो टर्मिनल UI के ऊपर था, पूरा टर्मिनल UI से या फिर गिटहब के UI से उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी। तो आप यूनिकली तरह से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, और उसमें कुछ यूनिक स्टेप्स डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ फन चीजें, कुछ गेम मोड में अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। तो कुछ भी आप जिससे यूजर का ध्यान अपनी वेबसाइट के ऊपर ला पाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे यूजर ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करे, तो वो काफी अच्छा रहेगा। ओके भाई, तो आपने बताया वेबसाइट के बारे में, सब कुछ बताया। आपको क्या लगता है कि आज के समय में पर्सनल ब्रांडिंग कैसी चीज होगी? क्योंकि देखो, डेवलपर्स तो बहुत हो गए, आज सबके पास लगभग स्किल सेम हो जाती है, सबको अगर 2-3 महीना मेहनत करेगा तो रिएक्ट, नेटिव, जावास्क्रिप्ट सब कुछ कर लेता है।
तो मैं एक पर्सनल ब्रांड क्या है, हमको एक ग्रो करने में और एक स्टैंड आउट करने में बिसाइड्स ऑफ द टेक्निकल पार्ट, क्या है हमारा एक पर्सनल ब्रांड जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना, अपने आप को अच्छे से शोकेस करना, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव रहना, क्या वो हमको हेल्प करता है एज अ डेवलपर और हमारे करियर में? हाँ बिल्कुल, आजकल टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एआई आ चुकी है और जीपीटीज हैं, तो हम क्विकली कोई भी स्किल लर्न कर सकते हैं। लेकिन सपोज आपने बहुत ज़्यादा स्किल्स लर्न कर लिया, आपके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको कोई जानता ही नहीं तो वो सब चीज़ एक तरह से यूजलेस ही है। फिर आपको अपनी स्किल्स लोगों के सामने दिखानी होगी, अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना होगा ताकि लोग आपको अप्रोच कर सके और आपकी स्किल्स का कुछ यूज हो सके। के समय पर्सनल ब्रांड बनाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब ऐसा कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा, पर हम लोग लैक कर जाएंगे जिनका एक पर्सनल ब्रांड है आज के समय में। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि भाई पढ़ाई भी मैनेज करनी है, ये सब करना है, वो सब भी करना है। तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई और अपनी स्किल डेवलपमेंट में हम कैसे एक बैलेंस बना सकते हैं? जैसे आप एक इंटर्नशिप भी कर रहे हो और मेरे हिसाब से आप उसको 6 to 7 आवर्स पर डे करते हो, आप कैसे उसको भी मैनेज करते हो? आप कॉलेज भी मैनेज करते हो क्योंकि अटेंडेंस भी लेनी है, और फिर आपको अपना क्या कहते हैं नंबर्स भी अच्छे लाने हैं, क्योंकि भाई घर वाले भेजे हैं तो घर वालों को नहीं समझ आता है। घर वालों को लगता है कि भाई ग्रेजुएशन तक तो भाई तुमको पढ़ना है। तो आप कैसे मतलब ये सब चीजें बैलेंस कैसे करते हो कि सब कुछ एक स्टेबल वे में चलता रहे? एक लॉ होता है पार्किंसंस लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी काम के लिए जितना टाइम अलॉट करोगे तो वो उतने टाइम में पूरा होगा। सपोज आप किसी काम को करने के लिए 5 घंटे डिनोट कर रहे हो तो वो 5 घंटे में ही होगा। अगर आप उसको 1 वीक दो तो वो 1 वीक तक खिंच जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं यही टेक्निक यूज करता हूँ। मैं कॉलेज को सिर्फ उतना ही टाइम देता हूँ जितना रिक्वायर्ड है। तो मतलब आप कॉलेज को टाइम नहीं देते? जैसे पेपर की तैयारी करनी है तो एक रात पहले, ओके। तो मैं पहले से ही नहीं करता। और एक तरह से एग्जाम भी मेरे लिए हॉलीडेज है क्योंकि उस टाइम में हाँ, मेरे हिसाब से एग्जाम सबसे बेस्ट दिन रहता है क्योंकि मैं भी अपने ज्यादातर चीजें उसी समय करता हूँ। बेसिकली मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि कॉलेज इतना कर लो कि मतलब ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ या बैक आ जाए, एक बेसिक लेवल रहे, 6 to 7 सीजीपीए मेरे हिसाब से सही रहता है, और बाकी अपनी स्किल्स पे ज्यादा काम करो क्योंकि वही तुमको अपलिफ्ट करेगी और सबसे स्टैंड आउट कर देगी। एग्जैक्टली। ओके प्रियांशु भाई, आप मेरे को कुछ चीजें ऐसे बताना चाहोगे कि आने वाले समय में अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में आया, मैं 11th-12th में हूँ या मैं 9th-10th में भी हूँ, अगर मेरे को कुछ चीज एक्सप्लोर करनी हो तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्री में किस टेक्नोलॉजीज की सबसे ज्यादा डिमांड है कि हाँ ये होनी चाहिए, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा अगर आप अभी से उसमें घुस जाते हो? चलो एक मान लो ब्लॉकचेन तो है, ब्लॉकचेन तो है, पर आप इसके अलावा अगर कुछ और अगर सजेस्ट करना चाहो कि ये चीजें आप करो। कुछ टेक्नोलॉजीज है जो लिमिटेड है, यानी उसमें आप फिर एक लेवल पे पहुंच के उससे आगे एक्सपर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट। उस पे आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो, फिर वहाँ पे लगभग आप फ्रीजिंग लेवल पे, सीलिंग लेवल पे पहुंच जाते हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको एक तरह से एज देगी, जैसा कि ब्लॉकचेन आपने बताया, और AIML, मशीन लर्निंग में काफी स्कोप है, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। और आप लोग प्रोडक्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, कैसे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, और AI एजेंट्स, इनका भी आगे जाके काफ़ी अगले 5-6 साल तक काफ़ी ज़्यादा क्रेज रहने। बेसिकली क्रिप्टो में भी अब AI एजेंट्स ऐसे आ गए हैं जो आपके बिहाफ पे पूरी ट्रेडिंग और पूरा मार्केट एनालाइज करके सब कुछ कर देते हैं। तो मतलब ऐसा है कि अब आने वाले समय में AI एजेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा फटने वाले हैं। और आप लोग डेवऑप्स भी ट्राई कर सकते हो। यस, डेवऑप्स मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड चीज है। मैंने देखा है कि ना बहुत लोग जैसे साइट्स बना लेते हैं पर उनको उसको होस्ट करना, डिप्लॉय करना, उसमें उनको समझ ही नहीं आता है कि DNS सर्वर क्या होता है, HTTPS क्या है, उनको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है। तो आप इसके बारे में क्या ख्याल है कि लोगों को डेवऑप्स में कितनी नॉलेज होनी चाहिए? मतलब एक फुल स्टैक डेवलपर को मेरे हिसाब से अपनी साइट को खुद होस्ट करना, खुद डालना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एग्जैक्टली। अगर आप स्टार्टिंग के फेज में हो तो आप अपनी वेबसाइट वर्सल या फिर और भी कोई से प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो जो कि 1 क्लिक में अपलोड हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलता, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है एज़्योर पर या फिर AWS पर, तो वहाँ पे आपको डिप्लॉय करनी होती है। फुल स्टैक डेवलपमेंट के 3 रोल्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स। तो आप अगर फुल स्टैक डेवलपर भी बनना चाह रहे हो तो भी आपको डेवऑप्स सीखना ही पड़ेगा। डेवऑप्स काफी इंटरेस्टिंग है। आप उसके बारे में कैसे क्या बताना चाहोगे कि जैसे हमारा एक डेटा फ्लो होता है, बेसिकली हमारा पूरा वर्क आर्किटेक्चर, जैसे मान लो मैंने एक साइट बनाई, मैंने उसका फ्रंट एंड बना लिया, या मैंने मान लो पहले उसका बैक एंड बना लिया, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पहले क्या बनाऊँ।
जैसे क्या होता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पहले फ्रंट एंड बना लेता हूँ, अब पता चला मैंने फ्रंट एंड बना लिया, फिर मेरे को बैक एंड में इंटीग्रेट करने में दिक्कत हो रही है, या मैंने पहले बैक एंड बना लिया, अब बैक एंड में मैंने इतना ध्यान दे लिया कि मैंने फ्रंट एंड के बारे में सोचा ही नहीं। फिर जब मैं फ्रंट एंड बनाने गया तो मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रही है उसको इंटीग्रेट करने में, सही से दिखाने में। तो आप ये कैसे मैनेज करते हो कि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड साथ साथ चले, ताकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो वो दिखने में भी अच्छा लगे और वर्क भी बहुत ही स्मूथली करे? नाइस क्वेश्चन। मैं भी ऐसे ही पहले कंफ्यूज रहा करता था, और मैं पहले एग्जैक्टली फ्रंट एंड से स्टार्ट कर देता था, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता था और कंफ्यूजिंग होता जाता था। तो बेस्ट अप्रोच रहती है मिक्स्ड अप्रोच। आप बैक एंड से स्टार्ट कीजिए, कुछ एपीआई डेवलप कीजिए, फिर फ्रंट एंड बनाइए, फिर उनको इंटीग्रेट कीजिए, फिर आप थोड़ी फिर एपीआई बनाइए, और ऐसे करते करते आप ऐसे अप्रोच अपना सकते हैं, एजाइल अप्रोच। आपको क्या लगता है कि जैसे फिग्मा कैनवा पे अगर मैं अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक मॉडल तैयार कर लूं, बेसिकली फिग्मा पे अगर मैं उसका एक यूआई बना लूं या एक पेन पेपर पे ही बना लूं, मान लो जिसको नहीं डिजिटली करना, अगर मैं पेन पेपर पे पहले अगर एक प्लानिंग कर लूं 1-2 दिन उस प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले कोड में, तो क्या वो बेटर रहेगा? उसमें थोड़ी रिसर्च कर लूं, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं डायरेक्टली पहले दिन से उस पर कोडिंग शुरू कर दूं? वायर फ्रेमिंग डेफिनेटली काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से आपको एपीआईज बनानी है, क्या आपका फ्रंट एंड का फ्लो रहने वाला है, और किस तरह से आपका प्रोजेक्ट प्रोसीड होगा। तो डेफिनेटली वायर फ्रेमिंग पे टाइम अपना स्पेंड करना काफी बेनिफिशियल होगा। ओके, जैसे कॉलेज में क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ही न्यूक्लियर होकर काम करते हैं, मतलब वो अकेले अकेले प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, पर हम सबको पता है कि कोलैबोरेटिव वर्क और अकेले करने में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग कैसे, जैसे मान लो मेरा कोई आइडिया है, अब मैं चाहूँ तो खुद भी अकेले बना सकता हूँ, पर हम सबको पता है कि कोलैबोरेटिव वर्क बहुत ही अच्छा होता है। तो हम कॉलेज में ऐसे कैसे ढूंढे? जैसे आपने अपने लोगों को ढूंढा, जैसे आप मेरे से कनेक्टेड हो, या आप अपना जो डेवलपमेंट आपका ग्रुप है, तो उनसे आप कैसे मिले, आप कैसे उनको अप्रोच किया कॉलेज में, कैसे उन तक आप पहुंच पाए? लाइक माइंडेड पीपल मिलना कॉलेज में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो लोग मिल जाते हैं, आपको बस लोगों से बात करने की जरूरत है। आप लोगों से बात कीजिए, उनके बारे में पूछिए, वो आपके बारे में पूछेंगे, एक दूसरे को जानिए, और फिर मतलब अपने बारे में बताइए लोगों को। ऐसे छिपाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कुछ चीज सीख लिया अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कि ऐसा नहीं। तो आपके कनेक्शन बनते जाएंगे और डेफिनेटली आपको लाइक माइंडेड पीपल्स मिलेंगे, और उनके साथ फिर कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट्स बनाइए, इससे दोनों की स्किल्स अपलिफ्ट होगी। तो जैसे आपको क्या लगता है, हैकाथॉन्स और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली, बेनिफिशियल होता है। आप अगर स्टार्टिंग के फेज में अगर आपको इंटर्नशिप या कोई जॉब नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपको हैकाथॉन्स पे भाग लेना चाहिए। उसमें आप सीखते हैं कि कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर आप फुल स्टैक का फुल प्रोडक्ट रेडी करते हैं। जैसे हैकाथॉन की बात आई गई है, तो हम लोग बात करते हैं, जैसे अपने आईटी जोधपुर में आपने एक हैकाथॉन जीती थी, आपने अलग अलग जगह भी छोटे छोटे कॉन्टेस्ट और भी जीत रखे हैं। तो जोधपुर के हैकाथॉन आपको कैसे पता लगा, कैसे गए आपने, कैसे बेसिकली टीम कैसे बिल्ड की, और आपका प्रोडक्ट क्या था? अगर आप छोटे से 1-2 शब्द में बताना चाहो तो। हमारा प्रोडक्ट था प्राइस हिस्ट्री लाइक वेबसाइट, जिसमें हम प्राइस ट्रैक कर सके, अपने पुराने प्राइस जान सके, और प्रोडक्ट में कुछ प्राइस अलर्ट सेट कर सके, ताकि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कभी फ्यूचर में चेंज हो तो उसमें हमें अलर्ट मिल जाए। लेकिन इसमें बिगेस्ट चैलेंज था डेटा का। हमें डेटा नहीं मिल रहा था। हमें लगा कि हम अगले 5 घंटे में या 6 घंटे में प्रोडक्ट बना के तैयार कर देंगे, लेकिन अगले 10 घंटे तक हम सिर्फ रिसर्च ही करते हैं कि कहाँ से डेटा मिले। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमने स्क्रैपिंग की और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। और हमारी टीम का सवाल है, तो टीम हमने बनाई थी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। वो हम ऐसे ही दोस्त मिलते गए, तो मिलकर हमको जो भी लगा कि अच्छा ही हमारी टीम में आने के लिए अच्छा कैंडिडेट है, तो हमने टीम फॉर्म की। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बाद तब से हम सेम टीम बन के सभी जगह सेम तरह से जा रहे हैं। ओके, सो आपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जिक्र किया, ऐसे आपने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया है। आप 3rd ईयर में होके आप बेसिकली आप शायद 2nd ईयर से ही अर्न कर रहे हो, या उसके पहले से भी शायद आप अर्न कर रहे हो? थोड़े बहुत अर्निंग थी, लेकिन 2nd ईयर से अच्छे लेवल से स्टार्ट हो गई। तो आप अर्न कर रहे हो, आपने सब कुछ आपकी लाइफ में, मतलब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, पर आपका स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से ऐसी क्या दिक्कत पड़ गई कि आपने जितनी बार भी अप्लाई किया आपका उसमें नहीं हुआ? तो आपको ऐसे कोई डिमोटिवेशन फील हुआ, या आपको लगा कि यार मेरा सब कुछ तो अच्छा चल रहा है पर ऐसा ही अच्छी नहीं हो पा रहा है? आई थिंक ये सब चीज है पीपीटी। हमारी पीपीटी सिलेक्ट नहीं होती है। बेसिकली आप डेवलपर अच्छे हो पर आप पीपीटी नहीं अच्छी बना पाते। Exactly. हाँ,
ओके सो मतलब बेसिकली मैं इसलिए मैंने ये पूछा क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है ना कि SIH कर लिया, ये कर लिया तो तभी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे सेम कॉलेज अच्छा हो तभी कुछ कर सकते हैं। तो नहीं, अगर आपके सामने बैठे हुए हैं प्रियांशु और इनका दोनों बार SIH में नहीं हुआ है और आज ही हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठे हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कॉलेज में नहीं पहुंचे, आप SIH में आपका नहीं हुआ, आप कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाए, पर आपको जो एक्सपीरियंस है आप उसमें लगे रहो, तो मेरे हिसाब से आप अच्छा कर सकते हो। तो आप एंजॉय कैसे करते हो? ये तो चलो हो गया कि ठीक है यार हम लोग लगे, ये तो हमारी काम की बातें हो गई, पर जैसे लोगों को लगता है ना कि अगर हम ये सब करें तो हम एंजॉय ही नहीं कर सकते कॉलेज में, तो आप एंजॉय कैसे करते हो? आपका एंजॉयमेंट क्या है? इंजॉयमेंट करने के लिए मैं काफ़ी ट्रिप्स रखता हूँ अपने दोस्तों के साथ, बाहर घूमने जाते रहता हूँ और हैकेथॉन्स में भी काफ़ी दूर दूर की ट्रिप्स हुई है, उनमें काफ़ी एंजॉय किया है। कोडिंग करते रहो लेकिन एंजॉयमेंट वो भी लाइफ का एक पार्ट है, उसको मत छोड़ो बिल्कुल। ओके और भाई अगर आप ये ना बताना आप कितना अर्न करते हो, पर अगर एक बंदा जैसे आपने जो पाथ फॉलो किया तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है सेकंड या थर्ड ईयर में होके, कि वो क्या एक मिनिमम अमाउंट या एक मैक्सिमम अमाउंट, बेसिकली आप अगर एक कैप बताना चाहो, अगर एक बंदा है मेरे जैसा या कोई फर्स्ट ईयर में सेकंड में, अगर वो एक पाथ फॉलो करता है किसी भी चीज में, तो आपके लेवल तक पहुंच के वो क्या एक एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ मेरे को इस कैप में चीजें अर्न होंगी, ऐसा कुछ होगा? एज ए फ्रीलांसर। हाँ एज अ फ्रीलांसर। ओके, तो जैसे कि मेरी जर्नी रही है, मैंने फर्स्ट ईयर में अपना पहला फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठाया था और वो ज़्यादा नहीं था, लगभग 3-4 हज़ार रुपये था पर मंथ के हिसाब से। ओके लेकिन फिर धीरे धीरे करते गया, तो मतलब अगर आप चाहो तो स्काई इज द लिमिट। अगर आप थर्ड ईयर तक या 2-3 साल तक फ्रीलांसिंग करते जाओ तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। $10 पर आवर, $15 पर आवर, $20 पर आवर तक भी जा सकते हैं। रही बात आपके मतलब आप किस तरह से काम करते हैं। और जो मेरे कलीग्स हैं वो भी अच्छा खासा कर रहे हैं, इसी प्राइस रेंज में काम कर रहे हैं। और तो बेसिकली अगर मैं इस लेवल पे अच्छे से हूँ तो मैं सेकंड थर्ड ईयर में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ $10 to $30 पर आवर के बीच में। जैसे आपने बताया फ्रीलांसिंग में हमने देखा कि इतना आप अर्न कर सकते हो और बाकी सब कुछ है, तो एक रिज्यूमे इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। मैंने देखा कि लोग ऑनलाइन बनवा लेते हैं, कैनवा पे बना लेते हैं, तो एक परफेक्ट रिज्यूमे अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो, एक परफेक्ट रिज्यूमे जो होता है आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो परफेक्ट रिज्यूमे होता है वो रीडेबल होता है और आपके रिज्यूमे को पढ़कर पहले ही पता लग जाना चाहिए कि आपकी जो मेन स्किल्स हैं वो क्या है, आप कर क्या रहे हो। आपको उसमें छिपाने की जरूरत नहीं है, लेंथी सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल टेम्पलेट पकड़ सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट, और या फिर किसी सीनियर के रिज्यूमे से इंस्पिरेशन ले सकते हो। और स्टार्टिंग में ही आप अपना एक्सपीरियंस, अगर आपने इंटर्नशिप या फिर कोई जॉब किया है तो एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स और उसके बाद बाकी स्किल्स वगैरह आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके जैसे आपने बोला सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हो, सो आपको क्या लगता है कि कॉलेज में एक सोसाइटी ज्वाइन करना एक फायदेमंद चीज होती है कि नहीं? जैसे बहुत लोग दूर भागते हैं कि यार समय वेस्ट होता है, ये है वो है, पर क्या कॉलेज में एक सोसाइटी में होने का एक बेनिफिट होता है कि नहीं? डेफिनेटली। आपने अभी बात की थी पीयर ग्रुप की, सोसाइटी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके पीयर ग्रुप डेवलपमेंट में। मैंने सोसाइटीज में जाके नई नई स्किल सीखी, अपने सीनियर से इंस्पिरेशन ली, सीनियर्स ने काफी कुछ सिखाया, तो सोसाइटी डेफिनेटली एक बोनस रहेगा। क्योंकि मैं ब्लॉकचेन करता हूँ और आप ब्लॉकबडी के साथ बैठे हुए हो, तो आप अगर मेरे को ये बताना चाहो आपका ब्लॉकचेन के ऊपर क्या एक थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में? ब्लॉकचेन मैंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं और कैसे कमिट्स होते हैं, ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। ओके वेरी नाइस। तो क्या आपको कभी फ्रीलांस में कभी कोई क्रिप्टो में पेमेंट मिली है क्या आपने हमेशा? ओके वेरी नाइस, सेफ रहना चाहिए। कंशु भाई हमने इतनी सारी बातें की, आप अगर एक आखिरी नोट छोड़ के जाना चाहो हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि 11th में है, 12th में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फोर्थ ईयर में भी है, जिन्होंने आज तक अभी कुछ ज्यादा किया नहीं है, अगर उनको एक मोटिवेशन देना चाहो, बताना चाहो कि वो कैसे एक अच्छा कर सकते हैं, जैसे आप थर्ड ईयर में होने के बावजूद इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, तो कैसे आप बताना चाहो? तो जो मेन की है कि कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसे खाली मत बैठो, यूट्यूब पे वीडियोस मत स्क्रॉल करो, ऐसे रील्स में देखो, रील्स में अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ। ये मत सर्च करते रहो यूट्यूब पे कि क्या करूँ क्या करूँ। आपको स्टेप उठाने की जरूरत है, आप स्टेप उठाते जाओ, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ, और एक दिन आपका लक उसी से खुल जाएगा, एक दिन आपका लक आपका साथ देगा और आप कहीं से कहीं पर होंगे। सो वन क्वेश्चन और है मेरा कि लोग ना बहुत झिझकते हैं लोगों से हेल्प मांगने के लिए,
पर हमको पता है कि यार जो मेरा सीनियर है या मान लो जैसे आप ही मेरे ईयर में हो, आप लोग, आपके पास बहुत लोग आते हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भाई ये चीज मेरे को नहीं आ रही, तो लोग ना इसमें वो शर्माते हैं, झिझकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमको अप्रोच करना चाहिए लोगों को, उनसे सीखना चाहिए, हम केवल एआई और गूगल के सहारे ही बैठे रहे? मैं भी पहले ऐसे ही था, काफी इंट्रोवर्ट इंसान, लेकिन जब से मैंने लोगों से हेल्प मांगनी शुरू की तो मुझे एक बात समझ में आई, हम अकेले सब काम नहीं कर सकते हैं, हमें लोगों की हेल्प की जरूरत है। मैं अकेला पूरी फुल स्टैक टीम नहीं बन सकता, मुझे लोगों से हेल्प चाहिए। तो लोगों से हेल्प आपको बिना झिझके और बिना शर्मे आपको लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए। और आप अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो फिलहाल, जिसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे बताना चाहो लोगों को, फ्रीलांस वाला नहीं, आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट जो भी बिल्ड कर रहे हो या आप फ्यूचर में करना चाह रहे हो, उसके बारे में अगर आप बताना चाहो तो। मैं एक एआई डेवलप कर रहा हूँ जो कि कस्टमर सर्विस को काफी एनहेंस कर देगी। वो वैसे तो अभी स्पॉइलर है, लेकिन आने वाले टाइम में आप सभी को पता लग जाएगा। ओके, वेरी नाइस। तो आने वाले टाइम में प्रियांशु सर जरूर बताएंगे। और दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। और यही था प्रियांशु सैनी सर के साथ हमारा पॉडकास्ट। ये हम मेरी क्लास में है, मेरे क्लासमेट है, हम दोनों साथ ही में फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं। और इनकी स्टोरी मैंने इसीलिए लाई क्योंकि मेरे को पता था कि ये सेकंड थर्ड ईयर से ही फ्रीलांस करते हुए आ रहे हैं, 11-12 से फ्रीलांस कर रहे हैं और ये काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं और आज एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे है। आपको ना बताओ, सर अपने बारे में बताना नहीं चाहेंगे, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सर के नीचे 30-35 साल के लोग भी काम कर रहे हैं। सर इस समय लीड पोजीशन पे है और सर सबको मैनेज कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज है इनकी, आपको इनसे सीखना चाहिए और सर को मोटिवेट करो। मैं सर के नीचे सारे सोशल्स डाल दूंगा, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, और सर जो भी शेयर करना चाहेंगे, कुछ इनकी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स और इन्होंने जो ऐप बनाया था उसके भी रिसोर्सेज में नीचे डाल दूंगा। तो जाओ सर को थोड़ा प्यार दिखाओ, सर से कहो कि थोड़ा कंटेंट क्रिएटर बने और थोड़ा आगे आए, क्योंकि सर बहुत दब के रहते हैं। आज पहली बार वो पॉडकास्ट में हमारे साथ आए हैं और अपने इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज इनको भी सपोर्ट करो। और सर लास्ट कुछ वर्ड्स बच्चों के लिए। सब्सक्राइब टू ब्लॉग बडी। ओके, बाय बाय।